परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण। जैसा कि हमें जानकारी है कि वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि इन पदार्थों को रख दिया जाता है तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। परिभाषा में आपको नोट करवाता हूँ स्टूडेंट। हम कहते हैं कि वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनमें विद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है एबोनोइड, मोम, कागज, तेल आदि। ये सब हमारे पास परावैद्युत पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। हम ये देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ में प्रभावी रूप से, मतलब सामान्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाए जाते, लेकिन जब इन पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जब क्या होता है कि हम इसे विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, तो इनमें जो आघूर्ण उपस्थित होते हैं वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ये एक अन्य या स्वयं का एक विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। हम परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 के रूप में होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। स्टूडेंट, ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य एक सीमित दूरी होती है, अल्प दूरी होती है, ठीक है। ऐसे परावैद्युत पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण हमारे पास है इसके, जैसे में HCl आपके पास है, H2O आपके पास है। देखिए एक डायग्राम में आपको बनाता हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे आपके पास ये तो हाइड्रोजन HCl में, और ये हो जाता है आपके पास क्लोरीन। हम इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं तो कुछ अल्प दूरी के रूप में हमें ये मिलता है, ये H+ आयन और ये Cl- आयन। हमने पढ़ा है पहले कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई, ऋण से धन की ओर। यदि आप H2O के लिए लेते हैं तो H2O में भी हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के 2 कण हो गए क्योंकि H2 हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास O-2 और ये हो जाता है हमारे पास H+ के रूप में, H+ के रूप में। यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर होगी P के रूप में। हम सामान्य रूप में देखते हैं इस प्रकार के पदार्थों में, ये मान लिया हमारे पास परावैद्युत पदार्थ का कोई टुकड़ा है। हम देखते हैं कि इसमें जो ये आघूर्ण होते हैं ये अव्यवस्थित होते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैले हुए होते हैं। ये जैसे ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऐसी अनुपस्थिति या लिख देता हूँ मैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
तो ऐसी स्थिति में इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। आप कह सकते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब हम इन्हें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, मैंने ये एरो बनाया है आपको, जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये आप कह सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास है नेगेटिव प्लेट। आपने इस पदार्थ को उठाकर यहाँ इनके बीच में रख दिया इस तरह से। ये पदार्थ को आपने यहाँ रख दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इन आघूर्णों पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है ये। और ये बल आघूर्ण क्या करता है कि इन आघूर्णों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, एक निश्चित दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसमें जो ऋणात्मक है वो धन आवेश की ओर एकत्रित होते हैं और धन आवेश जो होते हैं वो ऋणावेश की ओर एकत्रित होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी आघूर्ण जो अव्यवस्थित थे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते ही एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं और ये पदार्थ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इन पदार्थों में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जैसा कि कहा मैंने आपको, शुरुआत में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था, लेकिन जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये सभी आघूर्ण क्या हो गए कि एक निश्चित दिशा में संरेखित होने के कारण यह द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करते हैं। अब यहाँ नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वह शून्य नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 हमारे पास है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ आपके पास धन और ऋण दोनों परस्पर संपाती होते हैं। कोई भी परमाणु आपके पास है, जैसे एग्जाम्पल्स इसके H2 आपके पास है, O2 CO2 आपके पास रहा। जैसे मेरे पास ये 2 H2 अणु हैं, यह इसका धन आवेश, यह भी इसका धन आवेश। धन आवेश और ऋणावेश दोनों ही इसी बिंदु पर उपस्थित हैं। तो ऐसे परमाणुओं को, ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए ये आपके पास H2 का उदाहरण है स्टूडेंट। यदि आप CO2 का चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। CO2 में आपके पास ये तो हो जाता है C, ये हो जाते हैं आपके पास O और ये हो जाता है आपके पास O। इन पदार्थों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 0 होगा। P बराबर आपको 0 प्राप्त होगा। अब वही प्रक्रिया है कि जब आप इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, ये हमने इस पदार्थ को भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ये तो पॉजिटिव प्लेट और यह नेगेटिव प्लेट, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो यहाँ पर भी प्रक्रिया वही बनेगी कि धन जो होगा वो ऋणात्मक प्लेट की ओर और ऋण जो होगा वह धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है, ये जिससे इनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रारंभ में द्विध्रुव आघूर्ण 0 था क्योंकि धन और ऋण दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती थे। अब ये दोनों क्या हो गए कि एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जिनके मध्य अल्प दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। अल्प दूरी उस उपस्थित होने के कारण अब ये पदार्थ द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अब इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ठीक स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वो विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, जिससे इन पदार्थों में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है।
स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना के आधार पर हम ये कहते हैं कि ध्रुवण सदिश की परिभाषा क्या होगी, किस तरह से दी जा सकती है। हम कह सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वह ध्रुवण सदिश कहलाता है। परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू E या P इक्वल टू काई, इसको काई बोला जाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि काई इक्वल टू P बटे E, अर्थात ध्रुवण सदिश P और विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता का अनुपात विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। काई को हम यह कहते हैं एक समानुपातिक नियतांक है, इस काई को विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। विद्युत प्रवृत्ति यह एक विमाहीन तथा मात्रकीन राशि होती है। परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जाता है। याद रखिए स्टूडेंट ये लाइन, परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का जो मापक होता है वह विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। यह विमाहीन राशि होती है। याद रखिए स्टूडेंट, एक नंबर का सवाल आ सकता है आपके पास। चालक की धारिता। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने पर उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इस घटना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने पर दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, या लिखा जा सकता है कि Q बराबर होगा CV। यहाँ C जो है आपके पास एक समानुपातिक नियतांक कहलाता है। यह आपके पास समानुपातिक नियतांक है। इसे C को हम चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता। स्टूडेंट, इस परिभाषा के आधार पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि C बराबर होता है Q बटे V। धारिता का मात्रक फेरड होता है। इस आधार पर एक फेरड बराबर होगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहाँ एक फेरड की परिभाषा बनाई जा सकती है स्टूडेंट कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। दोबारा फिर सुनिए स्टूडेंट, यदि हम चालक को 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करते हैं या देते हैं तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। स्टूडेंट,
इस परिभाषा के आधार पर हम यहाँ पर यदि किसी चालक के लिए Q और V में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ आपके पास थीटा कोण की स्थिति प्राप्त रहती है। यदि आप इसके लिए प्रवणता, जो कि आपको पता है प्रवणता हमेशा टेन थीटा के रूप में ज्ञात की जाती है, प्रवणता ज्ञात करते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार के रूप में। तो लंब आपके पास होता है Q, आधार आपके पास होता है V के रूप में, जो प्रदर्शित करता है C। यहाँ पर एक नंबर का सवाल पॉसिबल है स्टूडेंट कि यदि किसी चालक के लिए आवेश Q और विभव V में ग्राफ खींचा जाता है तो इसकी प्रवणता कौन सी भौतिक राशि को व्यक्त करेगी, जो कि होती है चालक की धारिता। स्टूडेंट, धारिता के रूप में हम कहते हैं कि एक फेरड जो होता है यह धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। अन्य रूप में भी हम माइक्रोफेरड का उपयोग करते हैं। माइक्रोफेरड आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा है, माइक्रोफेरड का मतलब होता है 10⁻⁶ फेरड। मिली फेरड का मतलब होता है 10⁻³ फेरड। पिको फेरड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरड। नैनो फेरड, इसका मतलब आपके पास बनता है 10⁻⁹ फेरड। हमारे पास धारिता की जो विमा होती है स्टूडेंट, वो धारिता की विमा हमारे पास बनेगी, मात्रक आपके पास है कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम की विमा के रूप में होता है हमारे पास T1 और A1 के रूप में। वोल्ट विद्युत विभव की विमा अपने पास होती है M1 L2 T-2 अपॉन T1 A1 के रूप में, कार्य बटे आवेश के रूप में। तो टोटल विमा आपके पास बनेगी M-1 L-2 T4 A2 के रूप में। ये हमारे पास स्टूडेंट हमने धारिता की विमा पढ़ी M-1 L-2 T⁴ A2। किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह मुख्यतया चालक के आकार व आकृति पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है। एक सवाल हमारे पास है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फेरड है। C बराबर आपको दे रखा है 1 पिको फेरड, मतलब कि 1 × 10⁻⁻12 फेरड। आपको बोला गया है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। गोलाकार चालक है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि स्टूडेंट हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं C बराबर होता है R/K। तो R बराबर लिखा जा सकता है C × K, इसलिए R बराबर होगा, C का मान रखा 1 × 10⁻⁻12, K का मान रखा 9 × 10⁻9। तो R बराबर आपको मिलेगा 3 × 10⁻³ मीटर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है स्टूडेंट। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो R बराबर 3 मिलीमीटर, क्योंकि 10⁻³ को मिली शब्द से लिखा जा सकता है, जो कि R बराबर 3 मिलीमीटर का भी एक आंसर आपका बनता है। दोनों आंसर सही है, दोनों में से जो भी आंसर आप लिखते हैं वह सही माना जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास सवाल है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफेरड है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर है 6 माइक्रोफेरड। आपको बोला गया है कि इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम धारिता का मान क्या होगा। तो हम ये जानते हैं मैक्सिमम धारिता के लिए आपको पता है ऐसी स्थिति में संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है।
मैक्सिमम धारिता के लिए हमारे पास होगा समांतर क्रम संयोजन से Cp बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 6 प्लस 6 प्लस 6, तो Cp बराबर होगा आपके पास 18 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास अधिकतम धारिता की व्यवस्था है। यदि हम इसको मिनिमम धारिता में जोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम धारिता के लिए आपके पास संयोजन होता है श्रेणी क्रम। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में आपको मिलेगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/CS आपके पास एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/6। स्टूडेंट, यहाँ आप गलती ये करते हो कि 1/CS का मान आपके पास आया है, आप इस मान को उल्टा करना भूल जाते हैं। तो आप यहीं से इस मान को उल्टा कर दीजिए। CS बराबर लिखा जा सकता है 6/3, मतलब कि आपको मिलेगा CS बराबर होगा 2 माइक्रोफैरड। ये आपके पास निम्नतम धारिता है। जब हम इन तीनों संधारित्रों को दो तरह से जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम धारिता बनेगी 18 माइक्रोफैरड, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यही धारिता हमारे पास बनेगी 2 माइक्रोफैरड के रूप में। सवाल है उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या है? एक अच्छा सवाल है स्टूडेंट। हम ये देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समान आकार, समान क्षेत्रफल तथा एक ही प्रकार के पदार्थ की बनी हुई दो चालक प्लेटें होती है जिनके मध्य अल्प दूरी रखी जाती है। हम ये देखते हैं कि इन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहां परस्पर एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जा सकती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है तो हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और यदि कोई अन्य पराविद्युत माध्यम होता है तो हम E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ले सकते हैं। स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है। यहाँ आपके पास प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। जो असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। यह घटना उपांत प्रभाव कहलाती है। उपांत प्रभाव कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ किनारों से ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कुछ मात्रा में वक्री हो जाती है इस तरह से। ये क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं होती है बहुत पास पास होती है, जिनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण के कारण ये क्षेत्र रेखाएं कुछ मात्रा में वक्रीय हो जाती है। ठीक है, जो कि एक उपांत प्रभाव की घटना कहलाती है। स्टूडेंट, आपके पास सवाल है, यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है और उनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टूडेंट, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के रूप में। ठीक, प्रश्न अनुसार आपके पास बनता है, इसने आपको कहा है कि आप प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा, मतलब एक को आप बदल दीजिए A अपॉन 2 से। प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर दीजिए 2D। तो हमारे पास बनेगा C बराबर, इसको मैं C डैश नाम दे देता हूँ, A की जगह A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, D की जगह रखा 2D। तो कुल मिला के आपके पास बनेगा C डैश बराबर होगा 1/4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। हम यदि यहाँ पर समीकरण 1 का उपयोग करते हैं, समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं C डैश बराबर होगा C अपॉन 4, अर्थात ऐसी स्थिति में धारिता आपके पास क्या होगी, धारिता 1/4 रह जाती है, रह जाएगी।